हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए टू जेड स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि आप लोग रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए जो भी मेरा वेट करते प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, तो सबसे पहले उन लोगों को थैंक यू बोलूँगा। और बिकॉज वो लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे मेरा, और जो लोग वेट नहीं कर रहे थे, जो इसके बारे में जानते भी नहीं थे ए टू जेड स्टडी क्या है और क्या नहीं है, तो उन सभी का वेलकम है। बिकॉज आप लोग फर्स्ट बार आ रहे हो, ठीक है, इसका मतलब साफ साफ है। तो जो बच्चे मेरे पुराने हैं वो तो समझ चुके हैं मेरे पढ़ने का अंदाज़ क्या है, पढ़ाने का अंदाज़ क्या है। मैं हमेशा कॉपी पेन पे पढ़ाते आया हूँ, और डिफेंस के एग्ज़ाम में काफ़ी लोग पसंद किए और काफ़ी को हेल्प भी मिला। तो अब बारी आई रेलवे एनटीपीसी की, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कॉपी पेन देख के भागने की कोशिश मत करना, बिकॉज कॉपी पेन से कभी पीछा छूटने वाला नहीं है आपका, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी प्लस कोर्सेज नहीं होगी, कभी इसका टेंशन मत लेना। चाहे कितना भी फैसिलिटी आ जाए, कुछ भी हो जाए, प्लस कोर्सेज नहीं होगी, बिल्कुल भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का आपको मौका मिलेगा यहाँ पे। और हाँ, ये एनटीपीसी की रिगार्डिंग देखो, जितने भी पैटर्न और सिलेबस हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अगर आपको लिंक नहीं पता या फिर पीडीएफ नहीं है आपके पास सिलेबस का, मैथ का, देखो सिलेबस का जो है आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, ठीक है। उसमें आज से सबसे पहले आपको हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं मैथ को। बिल्कुल भी बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और लेके हीरो लेवल, जीरो से हीरो लेवल तक हम जाएंगे सीधे, ठीक है। पहले बेसिक कंसेप्ट, इस पार्ट 1 में हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का। इसके बाद जो इसका पार्ट 2 आएगा, इसमें बिल्कुल भी मैं ट्रिक बता दूंगा सारी, टेंशन मत लो। और थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ाई करो, शुरू में पैनिक मत हो जाना। अब गाइस देखो, यहाँ पे मैं आपको कौन कौन सी चैप्टर पढ़ाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं आपको जो है सब्जेक्ट मैथ, ठीक है, और रीजनिंग पढ़ा दूंगा। और मैं इसी गारंटी लेता हूँ कि एक भी क्वेश्चन पढ़ाई हुई से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। मैंने एयरफोर्स के एग्जाम में भी यही बोला था। अब देखो बहुत सारी जो 99% जो है चांसेस है जो पढ़ाऊंगा उसके अंदर ही पूछेगा, एक्सेप्ट जीके। मैं जीके को यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, जीके कहाँ पे पढ़ाया जाएगा, तो आपको पॉइंट ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल जो है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जीके का देखो, बिल्कुल भी चैप्टर वाइज आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मैंने काफ़ी आपका टाइम वेस्ट कर दिया, और चलो अब यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है पॉइंट ऑफ एग्जाम का, और होम पेज पे मैं आपको प्लेलिस्ट बनाते जाऊँगा, जैसे जैसे कोर्सेज नए नए आते रहेंगे, तो प्लेलिस्ट में आपको एनटीपीसी के प्लेलिस्ट में हर एक चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको 2 मिनट बर्बाद किया, उसके लिए सॉरी। चलो फर्स्ट वीडियो था, इसके लिए मुझे आपको सारी चीज़ें नोटिफिकेशन देना था। अब यहाँ पे हम वर्गमूल और घनमूल जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट है समझने का कोशिश कीजिए। पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, क्या होता है। तो गाइज देखो, परफेक्ट स्क्वायर क्या है, और या फिर इसे पहचानने के नियम है क्या है, एग्जाम में तो नहीं आएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है, हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में आएंगी। अब ये तो पूछेगा नहीं, बताओ बच्चों पूर्ण वर्ग संख्या या फिर परफेक्ट स्क्वायर किसे बोलते हैं, ये नहीं पूछेगा। बल्कि ये पूछेगा कि बताओ, इनमें से 4 ऑप्शन रहेंगे इस तरीके से, बताओ इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है, या फिर इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ऐसे एग्जाम में पूछेगा। तो मैं को आपको 2 पहचानने का नियम बताता हूँ, ठीक है। तो वो पहचानने का नियम कौन कौन सा है, देखो, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक का मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हम लोग पीछे से गिनते हैं, ठीक है। इकाई वाला ये हो गया, दहाई वाला ये हो गया, और सैकड़ा ये हो गया, इस तरीके से गिनते हैं, ठीक है। तो आपको पता है इकाई अंक मतलब ये, किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। जाहिर सी बात है, क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या, 1, 4, 5, 6 या फिर 9 या फिर 0, ये आ गया, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। अब गई देखो, ये इतना लंबा सा याद करने से अच्छा है कि आप ये छोटा सा ही चीज़ याद कर लो। मतलब ये चारों संख्या अगर आ गया 2, 3, 7, 8, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। अगर ये इसके अलावा कोई आता है तो समझो वो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि आप एग्जांपल देख लो यहाँ पे। अब यहाँ पे बताना है आपको कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या फिर नहीं है। अब देखो यहाँ पे 168, 168, ठीक है, इसके लास्ट में क्या है, 8 है। मैंने आपको बोला 2, 3, 7, 8 अगर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। मतलब ये लास्ट में इकाई अंक पे क्या है आपका, 8 है, तो ये जाहिर सी बात है ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन इसमें देखो 169 है, यहाँ पे इकाई अंक क्या है, 9 है, ठीक है। मतलब ये 169 जो है आपका 13 का स्क्वायर है। मतलब ये जो 169 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे वही चीज़ है, 143 में क्या आपका लास्ट में इकाई अंक पे 3 है, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, बिकॉज ये आपका रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये स्क्वायर है ही नहीं। अब देखो इसमें क्या, इकाई अंक 4 है, ठीक है। तो ये 144 किसका होता है, 12 का। बात समझ में आया। अभी बोरिंग लगेगा, धीरे धीरे ढल जाओगे इसी लेवल में। अब देखो यहाँ पे कोशिश करना समझने का, यदि किसी संख्या, सेकेंड रूल क्या हमारा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक
या दहाई अंक, ठीक है, दोनों इकाई अंक और दहाई अंक दोनों अगर विषम होगा, मतलब क्या ऑड संख्या होगा, तो वह पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने बोला आपको, अगर किसी संख्या का, जैसे कि आपका संख्या 199 है, अगर इकाई अंक और दहाई अंक अगर दोनों के दोनों क्या हो गया, हमारा विषम संख्या हो गया, मतलब ऑड संख्या हो गया, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। जैसे देखो 199 में इकाई अंक भी 9 है और दहाई अंक भी 9 है, दोनों क्या विषम संख्या है। ठीक है, तो ये क्या है, ये बिल्कुल भी क्या है, आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मैंने काट रखा है इसे। अब देखो ऐसे ही यहाँ पे देखो 177 में इकाई अंक भी क्या आपका विषम है 7 और दहाई अंक भी 7 है, जो कि विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलो ये सभी तो पहचानने के नियम थे। अगर इन दोनों से पहचानने में देखो थर्ड में मैंने क्या लिखा है, जब दोनों नियम लागू नहीं करते हैं तो उसका वर्गमूल निकाल कर चेक कर लेंगे। ठीक है, अब ये दोनों अगर नियम नहीं लागू कर रहा है वहाँ पे, मान लो 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से ये दोनों नियम नहीं काम कर रहे हैं, पता चल जाएगा आपको, टेंशन मत लेना। तो वैसे कंडीशन में हमें डायरेक्ट इसका वर्गमूल निकालना होता है, तो चेक कर लेंगे वर्गमूल कैसे निकलता है, वो सभी चीज़ें हम जानेंगे, अभी टेंशन मत लेना आप लोग। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन है, जरा प्रैक्टिस कर लो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन का। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, क्या बोल रहा है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अब वीडियो को जरा आप रोक देना, पॉज करके ये चारों ऑप्शन को पढ़ लेना, मैं रुकने वाला नहीं हूँ बिकॉज लेंदी हो जाएगा वीडियो, आप वीडियो को रोक के चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ लो। ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। गाइज मैंने बोला अगर आपका लास्ट वर्ड क्या होना चाहिए, देखो मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वर्ग आपका 2 3, ठीक है, 7 8, 2 3 7 8 अगर हो गया तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब तो यही चीज़ आपको इसमें देखना है, क्या इसमें देखना है 2 3 7 या 8, इसमें से कोई भी चीज़ यहाँ पे है इकाई अंक पे नहीं है, इकाई में 2 3 7 8 किसी में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये सभी के सभी जो है परफेक्ट स्क्वायर ही हैं, पूछ रहे इसमें कौन नहीं है। इसके अलावा मैंने और भी एक चीज़ बताया था कि अगर इकाई अंक पे और दहाई अंक दोनों जो आपका ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्वेश्चन भी तो वही बोल रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। मतलब ये देखो सेकेंड वाले में देख लो, आपका इकाई अंक में क्या है 1 है और दहाई अंक में क्या है 9 है, ये दोनों के दोनों क्या है विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें इकाई अंक 6 है, मतलब क्या ये आपका विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है, इवन नंबर है। ठीक है, अब देखो सम संख्या और विषम संख्या में अगर आपको फर्क नहीं पता चल रहा होगा तो फिर तो गूगल कर लो, या फिर ऐसे समझ लो कि इवन नंबर कौन सा होता है जो सिंपली 2 से कट जाए, ठीक है, 2 से डिवाइड लग जाए, इसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। अब देखो 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 1, ये 2 से तो नहीं डिवाइड होगा ना, तो ये क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक है, ऐसे समझ लो आप लोग सिंपली। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट चीज हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है, यहाँ पे पहले पूछा था मैंने पहले वाले क्वेश्चन में कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। और यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इनमें से कौन सा जो है कंप्लीट स्क्वायर है। ये 4 ऑप्शन है आपके, तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होने के लिए मैंने क्या क्या बोला था, लास्ट में आपका क्या नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 7 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 8 नहीं होना चाहिए। यही चारों मैंने बोला था ना, 2 3 7 8 नहीं होना चाहिए। अगर ये हो जाता है तो क्या होगा, वो कंप्लीट स्क्वायर होगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है इसमें जब 3 आ गया लास्ट में और इसमें 2 आ गया लास्ट में, तो ये जो है कंप्लीट स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, अब एक बात और, कंप्लीट स्क्वायर नहीं होने के लिए दूसरा रूल क्या बताया था मैंने, लास्ट में इस इकाई और दहाई अंक में क्या होना चाहिए, ऑड नंबर अगर आ गया तो वो भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा। तो देखो इसमें लास्ट में इकाई पे भी 1 है और दहाई में 7 है, ये दोनों क्या है, विषम संख्या है, तो ये भी क्या आपका विषम, जब विषम में तो ये तो जाहिर सी बात है ये तो होगा नहीं, बिकॉज यहाँ पर लास्ट में क्या है 2 ऑड नंबर है। ठीक है, तो इसे हमने बोल दिया कि कंप्लीट या फिर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये भी। अब देखो जब ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो हमारा लास्ट बचा ही है। ठीक है, अब ये 2116 जो है आपका कंप्लीट स्क्वायर है। ठीक है, समझ में आ गया, 3 ऑप्शन को डायरेक्ट हमने छाट लिया अपने मेथड के अकॉर्डिंग, और लास्ट हमारा जो बचा वो परफेक्ट स्क्वायर है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो नेक्स्ट में क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है गाइस, वर्गमूल निकालने की विधि कितनी होती है। ये तो देखो यहाँ पे मैं आपको पूरी यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बस यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ, बिकॉज ये आप लोग 6 7 8 में पढ़ते आ रहे होगे वर्गमूल निकालने की विधि। ठीक है,
अब पहला होता है गुणनखंड विधि, आप लोग फैक्टराइज करके ठीक है करते हो। ये तो मान लो 169 का मैंने सिंपल सा लिया जिससे आपको समझ में आ जाए। 169 का मैं क्या करता हूँ, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं मैं कितने से एक कट रहा है, ठीक है। तो ये 13 का टेबल से कटेगा, और इस तरीके से ये तो आपको मेथड समझ में आ रहा होगा, ठीक है। गुणनखंड करना, गुणनखंड करने के बाद जिसका पेयर लगता है उसको क्या करते हैं, स्क्वायर में चेंज करते हैं, अगर पेयर लगता है तो ही, ठीक है। और जाहिर सी बात है यहाँ पे 13 का पेयर लग रहा है तो ये किसका स्क्वायर है, 13 का। तो समझ लो यहाँ पे बस गुणनखंड विधि के द्वारा हमें क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को जरा पीछे करके देखो। और ये जो पार्ट 1 है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें बस बेसिक चीज़ है। जैसे जैसे आगे जाओगे सारे एग्जाम में आने वाली चीज़ जो है आपको उसमें मिलेगा। ये तो सिर्फ आपका बेसिक मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। पार्ट 2 में इसका जो कि एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वो सब क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। अब देखो ये भाग विधि है। अब ये क्या होता है, इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, 169 का मान लो निकालना है तो भाग विधि से क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से हम लोग क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं दो का, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे पेयर बन गया 6 और 9, अब बेचारा एक अकेले बचा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब एक को पहले भाग देंगे तो एक को हमारा एक बार में भाग जाएगा ना। वैसे ही कर करके क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसको वर्गमूल इसका भी निकाल लेते हैं। बात समझ में आया। तो इस तरीके से जो मेथड है, ये सभी मेथड आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज आप लोग बच्चे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो अब गाइस देखो, अब इसमें बताने के लिए क्या है, तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। उसके बाद जो आपका बिल्कुल भी ट्रिक्स जितने भी है वर्गमूल के और क्यूब रूट के, हम लोग पार्ट 2 में जो है पढ़ लेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के जो है आपको जितने भी ट्रिक पार्ट 2 में देख लेंगे, बिकॉज ये पार्ट 1 है, थोड़ा आइडेंटिफाई में करा देना इससे। अब देखो क्वेश्चन इस टाइप के भी आते हैं एग्जाम में, क्या यहाँ पे √12 प्लस √27 है, ठीक है। तो इसका पूछेगा वैल्यू क्या, आप बताओ। अब देखो यहाँ पे कुछ समझो, यहाँ पे सॉल्यूशन पे जरा ध्यान मत दो अभी। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ वो देखो, √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 × 3 लिख सकते हैं ना। अब मैंने यहाँ पे 4 क्यों लिखा, आप 4 को 2 × 2 भी तो लिख सकते हैं। अब देखो 2 × 2 लिखेंगे तो 2 को रूट से बाहर अगर निकालते हैं तो √2 होगा। लेकिन गाइस यहाँ पे हमें इस तरीके से तोड़ना है कि कोई एक को अगर हम बाहर निकाल दें तो क्या हो, कंप्लीट संख्या बन जाए, ठीक है। अब 4 को क्या करेंगे, बाहर अगर निकालते हैं तो 2 हो जाएगा। अंडर रूट से अगर 4 को हम बाहर निकालें तो 2 बनेगा। बात समझ में आया, तो आपको तो पता है ना। चलो, तो इसलिए हम इस तरीके से इसे तोड़ रहे हैं। ये सभी जो है बच्चे क्लास का मेथड है, इस सब में ज़्यादा मुझे आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब √27 को क्या लिख सकते हैं हम, √9 × 3, ठीक है। वैसे जो 9 अगर बाहर निकलता है रूट से तो 3 हो जाएगा, बिकॉज 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब वही 4 यहाँ पर निकलेगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो 2√3 प्लस 3√3 ये क्या होगा, 2 + 3 जुड़ के 5√3। अगर रूट जो है रूट के अंदर दोनों का अगर सेम है, ठीक है, बाहर कुछ भी हो तो हम क्या जोड़ देते हैं उसे डायरेक्ट। अगर अंडर रूट के अंदर अगर दोनों का सेम रहता है, ठीक है, और बाहर कुछ भी हो तो हम डायरेक्ट इसे जोड़ सकते हैं। तो 2 और 3 जुड़ के 5√3 हो जाएगा गाइस। अब √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732, ठीक है। और तो अंडर रूट का क्या करेंगे हम, √3 का वैल्यू रख के इसे गुना कर देंगे। जनरली एग्जाम में इतना बहुत कम देता है, आपको यहीं पे डायरेक्ट आंसर दे देता है, ठीक है। फिर भी अगर डायरेक्ट पॉइंट में अगर आंसर दिया तो √3 का हमें वैल्यू याद करना होगा। अब एग्जाम में ज़्यादातर जो 99% √3 का ही वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसलिए √3 का वैल्यू जो है याद कर लो। अगर इसके अलावा आपके पास नहीं है पता, √1 √2 √3 √4 इसका अगर वैल्यू नहीं याद है तो आप गूगल करके जरा सर्च करना है। देखो यहाँ पे √4 √9 का तो वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये डायरेक्ट 2 और 3 हो जाती है। इसके अलावा जो बचा आपका √1 का वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ये डायरेक्ट 1 हो जाता है। तो बाकी जो बचा गूगल करके जरा निकाल लेना। बाकी देखो अगर नहीं निकालना है तो बस √3 का वैल्यू याद कर लो। 99% क्वेश्चन √3 पे ही आते हैं। अब देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा वीडियो को रोक के फिर से कॉपी पेन पे जरा मेरे बताने से पहले खुद से बना लो, वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको पता चल जाए कि आप जो बना रहे हो सही बना रहे हो कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, √80 है, ठीक है, और क्या प्लस √45 मतलब क्या 45। अब उसको 80 को इसी तरीके से हम तोड़ेंगे। अगर आपको तोड़ने नहीं आ रहा है ना तो फैक्टराइज करके आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है। ऐसे करके जैसे भी आप निकालते हो निकाल सकते हो। ये मेथड तो आपको पता है ना गुणनखंड विधि से, तो इस तरीके से आप निकाल लेना, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से तोड़ेंगे, 16 × 5। अब 16 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, जाहिर सी पता है। और 9 को यहाँ पे 45 को 9 × 5 कितना होता है, 45 होता है। तो 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 होगा। इसी तरीके से जो हमने पिछले क्वेश्चन में मेथड यूज किया था, अगर अंडर रूट के अंदर बराबर है, सेम चीज़ है, तो इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 7√5 हो गया, ठीक है। 7 √5 जो है तो √5 का वैल्यू होता है 2.236। इसे गुना कर देंगे तो हमारा 15.652 आता है, ठीक है। और ये सभी चीज़ें अगर टफ लगती है टेंशन मत लो, बिकॉज एग्जाम में ऐसा आता है, मेथड समझ लो कैसे बनता है। बाकी जितने ट्रिक्स हैं हम पार्ट 2 में जान लेंगे, टेंशन नहीं कोई।
अब देख लो यहाँ पे ये क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका √48 प्लस √108, ठीक है, बाई √12 प्लस √27। अब गए देखो √ से क्वेश्चन आता है जब वो बटा में रहता है, ठीक है, तो कोशिश क्या करना, पहले चलो हम सिंपल देख लेते हैं किस मेथड से, बेसिक मेथड से जो अभी तक हम बना रहे हैं वैसे, उसके बाद हम ट्रिक भी जान लेंगे इसका। तुमने 48 को क्या किया 16 × 3 में तोड़ा, 108 को क्या किया गुणनखंड विधि से 36 × 3 में तोड़ा, ठीक है। अब √ को 12 को क्या करना है 4 × 3 में तोड़ना है, और 27 को कैसे तोड़ना है 9 × 3 में, ठीक है। अब फाइनली से क्या होगा, ये जो आपका होगा √ 16 × 3 4 × 3, ठीक है, प्लस 6 √ 3, आपका ये जो होगा 2 √ 3, और ये जो 9 × 3 है 3 √ 3 आपका टूटेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको देखो इन दोनों का जितने, ये दोनों का क्या है √ के अंदर सेम है, इसके अंदर भी सेम है, तो इसको सिंपली दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे हम लोग, है ना। तो ये 4 और 6 10 √3, और नीचे 2 + 3 मतलब क्या 5 √3। अब √3 और √3 जो ऊपर में भी है नीचे में भी, अंश और हर दोनों में है, तो ये क्या होता है कट जाता है, ठीक है। तो बचा क्या 10/5 मतलब 5 × 5/10/5 से क्या करेगा कट जाएगा ये, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है। तो हमारा फाइनली आंसर बचा 2। अब ये मेथड आपको लॉन्ग लगता है तो लॉन्ग कोई है नहीं खास, बस आपका माइंड अगर तेज चलता है तो आप इजीली बना सकते हो। अब यहाँ पे ट्रिक समझ लो क्या है। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा है √48 प्लस √108 बटा में √12 प्लस √27, ठीक है। तो हम √48 को कैसे तोड़ सकते हैं, √4 × √12 ऐसे तोड़ सकते हैं ना, जरा ध्यान में देना, बिकॉज 12 को 4 से गुना करोगे तो 48 होगा, ठीक है। आप देखो 108 को कैसे तोड़ोगे √27 × √4, ठीक है, 27 × 4, है ना, इस मेथड से आप तोड़ सकते हो। अब हमने बोला कि ऐसे क्यों हमने तोड़ा, अब देखो जब भी बटा में होता है ना, कोशिश करना कि नीचे वाला हो, अगर ऊपर वाला बड़ा हो नीचे वाले की अपेक्षा, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाता है कि नीचे वाला जो होता है ये इसमें कहीं ना कहीं कॉमन होता है, ठीक है। जैसे इसमें देखो √12 है तो 48 में क्या है √12 कॉमन है गुना करने पे। अब देखो नीचे में √27 है तो इसमें देखो 108 में 27 क्या है कॉमन है, इस तरीके से हमें तोड़ना होता है। कोशिश करना कि 27 को कितना से गुना करेंगे तो 108 आएगा, 12 को कितना से गुना करेंगे तो 48 आएगा। डायरेक्ट आप 48/12 करके भी देख सकते हो, और 108 बटा में 27 करके भी देख सकते हो, जितना आएगा उतना से आप इसको गुना कर दोगे 27 को, तो आपको उतना में फैक्टराइज इसका मिल जाएगा, ठीक है। तो 108 को √4 × 27 किए हम लोग, और 48 को इतना किया। ऐसा हम क्यों कर ले, बिकॉज कॉमन लेके हमें कॉमन लेकर इसे कटाना होता है। अब देखो इसको हमने 48 को लिखा कि √4 × 12, ठीक है। अब इसे कितना हमने लिखा 108 को √4 × 27। अब गाइस देखो यहाँ पे इसको करने का हमारा मेन मकसद क्या था, जब भी हमने ऐसा किया तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे √4 कॉमन मिल गया, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, √4। अब बचा क्या हमारा, ब्रैकेट में कर देंगे √12 प्लस √27। अब ये देखो ऊपर और नीचे जो सेम चीज़ हमें मिल गया, तो जाहिर सी बात है ये कट जाएगा, इसलिए हमने ऐसा लिया। हमें कॉमन निकालना होता है, क्वेश्चन भी वैसे ही सेट करके दिया जाता है कहीं ना कहीं कि जो कुछ ना कुछ कॉमन निकले और कट जाए, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेटिव आपको लगता है, कैलकुलेटिव ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कॉमन सी चीज़ ऐसा दिया जाता है सेट करके, ठीक है, एग्जाम में भी। तो यहाँ पे √4 कॉमन निकला, तो ये तो कट गया ऊपर नीचे, तो हमारा बचा क्या √4। तो √4 को क्या कह सकते हैं हम लोग 2। ये कोई बड़ा मेथड नहीं है, बहुत ही छोटा सा मेथड था, बट समझ जाओगे आप, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके लिए छोटा हो जाएगा। देखो हमने ट्रिक के माध्यम से भी तुम्हारा 2 आंसर आ गया, और बेसिक कंसेप्ट तो हमने अपनाया था वहाँ पे, तो भी हमारा आंसर 2 आ गया, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है फर्स्ट पार्ट के लिए, √24 प्लस √216, ठीक है। अब देखो यहाँ पे √96 है। अब इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा दिया होता है कि जो कॉमन होता है। अब देखो इसमें सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 24 है। अब 24 में कितना से आप गुना करोगे तो 96 आएगा, जाहिर सी बात है 24 को 96 से डिवाइड कर दो, ठीक है, हमारा क्या आ जाएगा 4। अब देखो 24 को 216 से डिवाइड कर दो, हमारा आ जाएगा क्या 9। ऐसे ट्रिक अपना लो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या लिखा हमने √24, वैसे ही √24 × 9 हमने इसको तोड़ दिया 216 को। अब यहाँ पे 96 को क्या किया हमने √24 × √4। हमने ऐसा इसलिए किया बिकॉज कुछ ना कुछ कॉमन लेके हमें कटाना होता है। अब देखो इसमें भी √24 है, इसमें भी √24 है, कॉमन आ गया, तो √24 को हमने कॉमन लेके हमारा क्या बचा 1। अब देखो इसमें √24 को कॉमन लोगे तो √24 × 1 बचेगा, यहाँ पर 24 हट जाएगा, तो क्योंकि √24 × 1 क्या होता है तो √24 होगा, तो 1 प्लस √9 यही आएगा ना। आपको यहाँ पे कॉमन लेते हो तो, कॉमन लेना नहीं आता तो फिर आपको सीखना चाहिए था ना, 6th 7th क्लास का चीज़ है।
√24 यहाँ पे हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो √24 × 4 है, तो ये √24 और ये √24 क्या हो गया, कट गया, ठीक है, कट गया ना। तो हमारा बचा क्या, 1 + √9 बाय √4। अब ये क्या हमारा 1 का तो 1 लिखेंगे ही, बल्कि यहाँ पे √9 जो हमारा, इसको हमने क्या लिखा, 3, ठीक है। अब यहाँ पे √4 को हमने क्या लिखा, 2, है ना। वही सेम चीज़ गई यहाँ पे देखो, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे भी लिखा है 1 + 3/2, डायरेक्ट सी बात है 4/2, मतलब क्या कट के हो गया, आंसर 2। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या आ गया हमारा, 2 ही आ गया, है ना। तो चलो ये थोड़ा सा ट्रिक को अपना लो, और कहीं समझ में नहीं आता तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लिया करो। और इसकी सेकंड पार्ट में मैं ये जो वर्गमूल और घनमूल है मैं इसे खत्म कर दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि क्या पढ़ा रहा है कॉपी पेन पे। तो गाइस कॉपी पेन से मतलब हो या फिर व्हाइट बोर्ड हो या फिर डिजिटल बोर्ड हो, इससे हमें मतलब नहीं रखना चाहिए। कहाँ हमारा बेनिफिट हो रहा है, कहाँ में कुछ एग्जाम के व्यू से पढ़ाई हो रहा है, वो देखना। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है तो आप देखना, अदरवाइज तो आप जा सकते हो। अदरवाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करके यहाँ पे रुक सकते हो, 2-4 वीडियोस देखो एनटीपीसी के रिगार्डिंग। अगर समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि नहीं बेनिफिशियल होने वाला है, आपके लिए एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो यहाँ पे बने रहो। A to Z स्टडी आपका हमेशा वेलकम करता है, और आपका सपोर्ट अगर हमें मिलता है तो हम भी आपको जो है आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए रेडी हैं। फिलहाल एयरफोर्स के एग्जाम के जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आए हो तो टेंशन मत लेना, एयरफोर्स की भी प्रिपरेशन चलेगी। मैं डिफेंस की प्रिपरेशन को अकेला नहीं छोड़ सकता, एनटीपीसी को साथ में लेके चलूंगा, बिकॉज एयरफोर्स के बहुत सारे स्टूडेंट ने एनटीपीसी का अप्लाई किया, ठीक है। इसकी वजह से मुझे ये क्लास स्टार्ट करना पड़ा। तो गाइस टेंशन मतलब वाई ग्रुप का क्लास भी बहुत जल्द आ जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आने दो, कुछ रिजल्ट आने दो, उसके बाद फिलहाल एनटीपीसी की प्रिपरेशन आप करो अच्छे से। चलो बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और लाइक जरूर करना अगर पसंद आया हो तो।